वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब प्रोग्राम। मैं एक बार पुनः आप लोगों के सामने हूँ और इस बार भी मैं अभी उसी कॉन्सेप्ट का रिन्यूअल कर रहा हूँ जो मैंने पिछले 3 वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किया हूँ। यहाँ पर मेरा क्या है, सीडो फोर्स आप देख सकते हैं। देयर इज एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सीडो फोर्स। कुछ वैसे कॉन्सेप्ट्स भी हैं जिसका एप्लीकेशन जानना बहुत ज़रूरी रहता है, खास करके सीडो के कॉन्सेप्ट में, ताकि आपका एप्लीकेशन तो बढ़िया हो ही जाता है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के लिए, और दूसरी उस टाइप से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए भी आप बेहतर ढंग से सोच सकते हैं। चलिए मैं इस पर डिस्कशंस को चालू रखता हूँ। और यहाँ पर एक क्वेश्चंस देखिए, दिस इज द ट्रायंगुलर वेज विच इज ए फिक्स्ड विथ ए ग्राउंड। तो आप ये देख सकते हैं ये फिक्स विथ ए ग्राउंड है, ये लेवल, ये आपका मूव नहीं करेगा। अपॉन दिस इंक्लाइन प्लेन विच हैज़ एन इंक्लिनेशन एंगल थीटा, there is a triangular wedge once again and this time it is kept on a smooth surface. अब की बार ये जो वेज है having capital mass m is kept on a inclined wedge making an angle theta. Upon this there is another mass, small mass, which is a mass small m, that we call it a block. इसे मैं ब्लॉक कहता हूँ जो इसके टॉप पर है। अब मैं इससे आपसे कुछ चीज़ें पूछ रहा हूँ, क्या स्थिति परिस्थिति होने वाली है कि ये ब्लॉक क्या करेगा। आप जरा ध्यान से देखिए, स्लाइड करेगा। चूंकि ये स्मूथ सरफेस है तो ये स्लाइड करेगा, और किधर स्लाइड करेगा आप देख सकते हैं, इस डायरेक्शन अलोंग द इंक्लाइन स्लाइड करेगा। ठीक है, अच्छी बात है, ये स्लाइड करेगा। इसकी एक्सीलरेशंस क्या होगी, दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपसे पूछता है व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ दिस वेज, ये वेज की नहीं, इस वेज का, चूंकि ये तो फिक्स है, इसकी एक्सीलरेशन होने की कोई सवाल ही नहीं उठता है। दूसरा क्या पूछेगा कि व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक, लेकिन इसका भी किसके रिस्पेक्ट में पूछता है, विथ रिस्पेक्ट टू वेज, इसके रिस्पेक्ट में इसका क्या एक्सीलरेशन होगा। समझ में आ रहा होगा, आप ध्यान देंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगा। दूसरा चीज पूछता है टाइम टेकन टू कवर एक्स डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को कवर करना कौन करेगा, स्मॉल एम मास करेगा, बाय ब्लॉक स्मॉल मास एम ऑन दिस वेज जिसकी एक्स डिस्टेंस है। इन सभी बातों का एनालिसिस हम करेंगे। और यहाँ पर आप देखिएगा कि मैं सीडो फोर्स कब इस्तेमाल करता हूँ और क्यों इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ भी आपको स्पष्ट हो जाएगा। सबसे पहले आप इस ब्लॉक का, वेज ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम चेक कीजिए। मैं इसे यहाँ पर एक अलग से फिगर ड्रॉ करता हूँ, आपकी समझ ज़्यादा आसान हो जाए इसलिए मैं दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या करेगा, इसके ऊपर एक्शन और रिएक्शन पेयर नॉर्मल का लगाएगा। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, देयर इज ए नॉर्मल रिएक्शन। किसके ऊपर लग रहा है बच्चे लोग, हम इस वेज की बात कर रहे हैं जिसकी मास कैपिटल एम है यहाँ पर। तो एक नॉर्मल रिएक्शन लगा। दूसरा क्या लगेगा, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि लेट अस सपोज इट मूव्स अलोंग दिस वे विथ एन एक्सीलरेशन, लेट अस कॉल बी। इसका मैं एक्सीलरेशन बी दिया, दिस इज द एक्सीलरेशन। बी क्या हो गया, बी इज द एक्सीलरेशन ऑफ किसका, वेज का। ये निकल गया। अब क्या होगा, क्या इस पर कोई और फोर्स लग रहा है, यस जरूर फोर्स लग रहा होगा। कैसे लग रहा होगा, इसके ऊपर स्लाइड करेगा। ये फोर्स किस साइड लगाएगा, इसके नॉर्मल टू दिस लगेगा, याद है यहाँ पर लगेगा। नॉर्मल टू दिस का मतलब इस प्लेन के ऊपर से लगेगा। इस पर किधर से लग रहा है, आप अगर ध्यान से देखिएगा, एक आपके पास ये फोर्स लगेगा, एंड दिस हैज एन इंक्लिनेशन थीटा। अब आपके पास ये फोर्स का यहाँ पर से लग रहा है, रिएक्शंस लग रहा है इसके ऊपर, एक इसके पास लग रहा है, एक इसके पास लग रहा है। इन सभी फोर्सों की एनालिसिस हो गई। अब यहाँ पर आइए, इसके पास एक ग्रेविटी फोर्स किधर काउंट करेगा, आ जाइए, ये ग्रेविटी फोर्स करेगा। कितना इसका लगेगा, मास एम है बच्चे लोग, आप देख सकते हैं ये मास एम हो जाएगा। यहाँ पर एक फोर्स लगेगा, इस इंक्लाइन पर कौन लगाएगा, ये इंक्लाइन प्लेन लगाएगा। लेट अस कंसीडर दिस टू बी द एंड एस। एंड एस क्या हो गया, रिएक्शन ऑन द वेज बाय दिस इंक्लाइन। ये नॉर्मल रिएक्शन क्या है, बाय द ब्लॉक ऑन द इंक्लाइन, और इस साइड ये डाउनवर्ड एक्सीलरेशन से। अब आप काम कीजिए कि ये मूवमेंट किस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है, और इधर की तरफ कौन सा दो फोर्स लग रहे हैं, एन प्लस एम जी। तो एन प्लस एम जी अलोंग दिस डायरेक्शन है, तो इसके कंपोनेंट्स कौन कौन आ जाएंगे अलोंग दिस डायरेक्शन में, एक आ जाएंगे एम जी, देख सकते हैं एम जी, इसका ये फोर्स आ गया डाउनवर्ड, और एक इसके एक एन भी है। इसका इस दिशा में कितना कंपोनेंट आ जाएंगे, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। अच्छी तरह से समझ में आ गया, ये इस दिशा में इसके पास आ गया, और यही कंपोनेंट्स हमारा आगे इसकी मूव कर। दिस मस्ट बी इक्वल टू मास टाइम एक्सीलरेशन। नेट फोर्स कितना लग रहा है अलोंग द इंक्लाइन, और जिसका एक्सीलरेशन बी है, आप अगर यहाँ पर लिख सकते हैं, दैट इज एम जी प्लस एन साइन थीटा। ओके, मस्ट बी इक्वल टू मास। मास इस ब्लॉक का कितना है, एम, और एक्सीलरेशन कितना है, बी मैंने दिया, इक्वेशन 1।
आप अच्छी तरह से देखिएगा, आप पीछे का इस एंड डैश का आपने नहीं कोई कंपोनेंट लिया, ये तो हमारा इस दिशा में कंपोनेंट कितना हो जाएगा डाउन द इंक्लाइन, इट इज अलोंग दिस परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इसलिए एंड डैश का कोई भी कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन नहीं आ सकता, क्योंकि एंड डैश खुद ही परपेंडिकुलर है, इसलिए मैंने उसको इग्नोर कर दिया हुआ। हाँ, एन और एम जी का जो आएगा, और ये सरफेस स्मूथ है इसलिए उसका फ्रिक्शनल भी यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये मेरे पास आ गया। अब आपको यहाँ पर एक और रिलेशंस जानना पड़ेगा जिसको मैं कहता हूँ कॉन्स्टेंट्स रिलेशंस। यहाँ पर आइए, कॉन्स्टेंट्स रिलेशंस, ये एक पूरा चैप्टर मैं आपसे डील कर चुका हूँ, मैं अपने प्रीवियस वीडियो में आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पर क्या कहता है कि ये ब्लॉक और इसके बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकता है एक्सीलरेशंस का। यहाँ देखिए, ये ब्लॉक आपका किस साइड जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम कर रहा हूँ। ये देखिए, इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा है, इस पर एक ग्रेविटी फोर्स भी आ रहे हैं mg, ये दो फोर्स इस पर एक्ट करता है। प्लस अगर हम लोग इसको इसी फ्रेम पर से देख रहे हैं, इनर्शियल फ्रेम से देख रहे हैं, तो ये सिर्फ दो ही फोर्स एक्ट कर रहा है, मैं सिर्फ इनर्शियल फ्रेम से, फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम। अभी मैं इस पर कोई भी सीडो की चर्चा नहीं करता हूँ, ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है कि इसका एक्सीलरेशन क्या जा रहा है, इस दिशा में b है, एंड लेट अस सपोज इट्स एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक डाउनवर्ड, मैंने क्या मान लिया, ये a है। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन b एंड a, इसको निकालने के लिए आपको कैसे आना पड़ेगा, इसको जरा सा एक बार फिर देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, यहीं पर समझा सकता हूँ। अब आपका क्या है, इस दिशा में ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस आपका एक्सीलरेशन दोनों का सेम होगा इस पॉइंट का, तो ये तो सही जा रहा है ना इस दिशा में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो b का एक्सीलरेशन को है इस दिशा में रिजॉल्व करना है, तो ये थीटा है, ये वाला भी क्या वैल्यू आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, ये 90 माइनस थीटा, देयरफॉर इट इज ए b साइन थीटा। क्योंकि ये एक्सीलरेशन आपका क्या है b, इसका कंपोनेंट अगर डाउन लीजिएगा b साइन थीटा, और ये इस ब्लॉक का है a, इसलिए हम लोग ये लिख सकते हैं फ्रॉम कांस्टेंट कंडीशंस a मस्ट बी इक्वल टू b साइन ऑफ थीटा। ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हो गया। पहला इक्वेशंस क्या आ गया आपके पास 1, दूसरा b आ गया। तीसरा एक और इक्वेशंस आप ले सकते हैं, या चाहिएगा तो यहाँ पर से आप इसकी वैल्यूज को पुट भी कर सकते हैं b और a के बीच में। चलिए तीसरा इक्वेशंस आइए, कौन सा एक इक्वेशंस आएगा, फ्री बॉडी डायग्राम केवल इसका आप लीजिए, इसका लेते हैं तो क्या जा रहा है, आप अच्छी तरह देखते हैं, इट इज ए गोइंग डाउन, मतलब mg लीड कर रहा है, mg माइनस n, mg किधर लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, n ऊपर लग रहा है, यही दो फोर्स लग रहा है, और दिस मस्ट बी इक्वल टू मास टाइम एक्सीलरेशन। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। आप अननोन को काउंट कीजिए, कितने अननोन्स आपके पास आ रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशंस में आपके पास n आप नहीं जानते हैं और b नहीं जानते हैं, दूसरे इक्वेशंस में a और b नहीं जानते, और तीसरे में n a नहीं जानते, मतलब इन ऑल देयर आर 3 अननोन्स। यहाँ पर आप आइएगा, 3 अननोन्स हो गए, अच्छी बात है, एंड 3 इक्वेशंस भी हैं आपके पास, तो ऑब्वियसली इसको सॉल्व किया जा सकता है बाय एलिमिनेशंस मेथड। मैं एक एक करके सबको एलिमिनेट करता हूं। आपका टारगेट क्या, b निकालने का, तो a की वैल्यूज को इसमें पुट कर दीजिए, एक्सीलरेशंस a की वैल्यूज को मैं इसमें पुट कर देता हूं, तो ये क्या आ जाएगा, mg माइनस n m, और इस a की वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, b साइन थीटा। दिस इज द अनदर इक्वेशन आ गया। अब आपके पास n यहाँ पर भी है, उस n को जरा सेपरेट कीजिए तो क्या हो जाएगा, mg प्लस n, साइन थीटा को उस साइड भेज दीजिए, mb डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब इस इक्वेशंस को मैं इसका नाम a देता हूँ और इसका नाम b देता हूँ, a और b को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन ऐड a एंड b इक्वेशन, जो सिंप्लीफाई किया। मेरा टारगेट क्या है, n को कैंसिल कर देने का, n कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बच गया, लेफ्ट साइड में mg प्लस mg, एक कैपिटल mg एक स्मॉल mg, mb साइन थीटा उस साइड बचा, दिस इज mb साइन थीटा, और एक टर्म क्या बच गया, कैपिटल mb डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ओके, आपका टारगेट है b निकालने का। यहाँ पर आप कॉमन ले सकते हैं, व्हाट इज दिस g, मेरे पास क्या बच गया बच्चे लोग, m प्लस m बच गया। यहाँ पर आपका टारगेट क्या हो सकता है, b एक्सीलरेशन से b ले लीजिए कॉमन, यही तो आपको निकालना है। बच क्या गया, m साइन थीटा
ऑब्वियसली कैपिटल M साइन थीटा, यहाँ पर आ गया। मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा B। नाउ लेट अस टेक LCM, ऑब्वियसली साइन थीटा, दिस इज M साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज द कैपिटल M। सो अब आपके पास B लेने का एकदम आसान सा फॉर्मेट आ गया। व्हाट इज द B वैल्यू? GM प्लस M साइन थीटा, GM प्लस M साइन थीटा डिवाइडेड बाई M प्लस M साइन स्क्वायर थीटा, M प्लस M साइन स्क्वायर थीटा। सो दिस इज द एक्सीलरेशन B। आपको वेज का एक्सीलरेशन आ गया। दिस एक्सीलरेशन इज B क्या है? एक्सीलरेशन ऑफ वेज। ठीक है, B एक्सीलरेशन आ गया। अब आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि ये जो ब्लॉक है ये आपका किसके ऊपर रखा हुआ है? एक्सीलरेटेड फ्रेम पर। तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? देयर मस्ट बी ए सीडो फोर्स, क्योंकि ये तो इस साइड जा रहा है और आपका एक्सीलरेशन ये निकालना भी है M। तो चलिए मैं उसे जरा सा एनालाइज करता हूं। अब आपका टारगेट क्या है? एक्सीलरेशन किसका निकालना है? इसका निकालना है, ये छोटे से जो ब्लॉक का है। अगर मैं एक्सीलरेटेड फ्रेम से देखूं, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ M विथ रिस्पेक्ट टू वेज, आपको वो निकालना है। कैसे निकालिएगा? सिंपल आ जाइए। आप जब उस फ्रेम से आप यहाँ पर से देखते हैं तो ये आप देखते हैं कि एक्सीलरेटेड और किधर जा रहा है? ये वाला इस साइड जा रहा है, B के तरफ जाता हुआ डाउनवर्ड वेज का। इसलिए इस पर सीडो फोर्स किधर लगेगा? जरा सा देखिए तो स्मॉल m मास पर सीडो फोर्स क्या निकलेगा? पैरेलल टू इंक्लाइन, और चूंकि ये B इस साइड जा रहा है इसलिए ये B इस साइड लगेगा। बेशक आप देख सकते हैं व्हाट इज दिस एंगल? ये एंगल थीटा बना रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा। सो दिस B इज द एक्सीलरेशन। इसकी दिशा में सीडो फोर्स कितना लगेगा? इसकी मास M है और ये B है, दिस इज द F सीडो फोर्स। अब यहीं से स्टार्ट हुआ सीडो फोर्स का। क्या मैंने कहा? पहले तो मैं ऐसे ही एनालाइज कर लिया कि इस B का एक्सीलरेशन क्या है और A का एक्सीलरेशन क्या है, ये दोनों मेरे पास निकल गया। अब मैंने निकाला कि अगर मैं इस फ्रेम से देखता हूँ, इस लड़के से, मतलब एक्सीलरेटेड फ्रेम से, तो इसके ऊपर एक, चूंकि ये वेज किधर जा रहा है? इस साइड जा रहा है, तो इसका सीडो उसके अपोजिट लगेगा, उसकी मास और एक्सीलरेशन से मल्टीप्लाई कर दिया आगे। बिल्कुल सही बात है। नाउ व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स, सीडो फोर्स अलोंग दिस डायरेक्शन? अब क्या हो गया कि ये इस फोर्स पर लग रहा है और ये आपका इनर्शियल पर आ गया। जैसे ही आप सीडो लगाते हैं तो जिस फ्रेम के एक्सीलरेटेड फ्रेम है वह इनर्शियल फ्रेम हो गया, तो इसके मूवमेंट खत्म हो गया। अब ये फोर्स को देखना है और ये स्मूथ सरफेस है, तो इस दिशा में ये फोर्स कितना हो जाएगा? दैट इज Fs cos थीटा एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू M इंटू B cos थीटा, ये जा रहा है। अब उस फोर्स के कारण एक्सीलरेशंस क्या हो जाएगा? लेट M नॉट इज हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन, हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन ऑन वेज ऑफ M ब्लॉक का है, तो वो कितना फोर्स लग जाएगा? नेट फोर्स कितना हो गया? MB cos थीटा, दिस मस्ट बी इक्वल टू मास इंटू A0। लेट A0 इज एक्सीलरेशन ऑफ मास M on वेज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यहां तक की बात आ गई। इससे क्या हो गया? ये M से M कट गया। सो व्हाट इज A नॉट? A नॉट इक्वल टू B cos थीटा। सो B ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, B की वैल्यू क्या है? GM प्लस M साइन थीटा। चलिए उसकी वैल्यूज को बाद में पुट कर लेंगे। अब अगर मैं पूछूं कि x डिस्टेंस को कवर करने में क्या लगेगा? x इक्वल टू ut, 0 हो जाएगा, हाफ a दैट इज ए B cos थीटा इंटू टी स्क्वायर। ये टाइम लगेगा, t क्या है? टाइम, यहाँ से यहाँ तक का कवर। इसका मतलब है t क्या हो जाएगा? 2x डिवाइडेड बाई B cos थीटा एंड दैट इज द अंडर रूट। यहाँ 2 और x को छोड़ देंगे, B के जगह पर आप लिखिएगा GM प्लस M साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसके पास आ गया कॉस थीटा, M प्लस M साइन स्क्वायर थीटा, M प्लस M साइन स्क्वायर थीटा एंड अंडर रूट। ये टोटल टाइम लगेगा इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक कवर करने में। ये आपके पास मेन चीज आ गया। अगर आपके पास ये भी जानना है व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ ए,
तो देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, मैं पहले ही निकाल चुका था। ए और बी के रिलेशनशिप को आप पुट कर सकते हैं एंड दिस वे ए का रिलेशंस कितना हो जाएगा, जो कि डाउनवर्ड जा रहा होगा, वो ब्लॉक डाउनवर्ड कितना जा रहा होगा। अगर आप ए की रिलेशंस लेते हैं तो ए इक्वल टू मैंने क्या किया था, ए मस्ट बी इक्वल टू, यहाँ से आ जाइए, ये वाला ए जा रहा है और ये बी है, तो बी साइन थीटा, दैट इज ए बी साइन थीटा। सो अगर आप ए के रिलेशन में भी जानना चाहते हैं कि ये ब्लॉक वर्टिकली डाउन कितना जा रहा है, तो दो रिलेशंस हो जाएंगे। बी ऑलरेडी आपके पास आ चुका है, जी एम प्लस एम साइन थीटा डिवाइडेड बाई एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें साइन का स्क्वायर है तो यहाँ पर साइन स्क्वायर हो जाएगा। एवरीथिंग इज सेम। अदरवाइज बी और ए में कितना का फर्क है, साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया गया। इस तरह से ये वाला कौन सा एक्सीलरेशन हो गया, ये ब्लॉक इधर जा रहा है। दूसरा ब्लॉक क्या हो गया, एक्सीलरेशन इसका किस साइड हो, इसका एक्सीलरेशन एक इस साइड जा रहा है और एक इस साइड जा रहा है ना। अब आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज द एक्सीलरेशंस विथ रिस्पेक्ट टू वेज, तो वेज के रिस्पेक्ट में आप देखिएगा एक इस साइड जा रहा है और एक इस साइड जा रहा है, इस साइड दोनों साथ जा रहा है, इसलिए इफेक्टिव एक्सीलरेशन कितना हो गया, ए एक्स। तो इसी को हम लोग कहेंगे दिस इज द एक्सीलरेशन, ये वाला टर्म आ जाएगा एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज, वेज के रिस्पेक्ट में वो उस साइड जा रहा है। क्योंकि वेज और ये दोनों तो साथ साथ में जा रहा है, तो इस दिशा में दोनों का एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा, रिलेटिव एक्सीलरेशन केवल उस दिशा में जाएगा। यस करेक्ट। इस तरह से ये एक बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन था, जिसे मैंने बहुत अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश किया गया। आप पॉज करके इसे एक बार बढ़िया से समझिएगा, और अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स पे हमसे एक बार फिर से पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट पॉज। यस माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आपका पुनः कॉन्सेप्ट को और अच्छा करने की कोशिश करूंगा, मिलता जुलता हुआ प्रॉब्लम से। ये आप देख सकते हैं, दिस इज अ ट्रायंगुलर वेज ऑफ मास m on which there is another block of a small mass m connected with a string passing over a pulley, and this is fixed with a vertical wall. You can see it a vertical wall है, ये क्या है, vertical wall है, and this is the fixed. Now what will happen? क्या ये ब्लॉक जो है आपको स्मूथ सरफेस पर रखा और एंगल थीटा हो गया, क्या लगेगा इसके ऊपर? अगर आप इस केवल ब्लॉक को देखिएगा तो ब्लॉक के ऊपर पर एक नॉर्मल रिएक्शंस लगेंगे इस टाइप से इधर की ओर, जिसके कारण किस साइड ये मूव करेगा, ये ब्लॉक पीछे की ओर मूव करेगा। स्पष्ट बात आ गया। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि ड्यू टू द नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम दिस स्मॉल मास द वेज इज लाइकली टू मूव दिस वे। मैं इसकी एक्सीलरेशंस को ए मान लेता हूँ। अब अगर ये ध्यान दीजिएगा जरा से स्टूडेंट्स लोग, कि अगर ये ए एक्सीलरेशन से इस साइड जाएगा तो ये रस्सी का ये पोर्शंस कितना फ्री हो जाएगा, उसी के रेशियो में मान लीजिए कि इसकी डिस्प्लेसमेंट अगर एक्स होती है, ध्यान दीजिएगा ये ब्लॉक का, तो ये रस्सी भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और ये फ्री होके ये कितना हो जाएगा, नीचे की ओर चला जाएगा। इसका मतलब है इसका भी एक्सीलरेशन डाउन द इंक्लाइन क्या हो जाएगा, ए। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, मैं इस ब्लॉक को कुछ दूरी तक ले जाता हूँ, लेट अस सपोज एक्स दूरी, किस टाइम में, टी टाइम में, और उसके कारण उसकी एक्सीलरेशंस भी हो रही है ए। उतना ही देर में अगर ये ब्लॉक यहाँ जाएगा तो ये रस्सी रिलीज हो जाएगा और ये फॉल किधर करेगा, इस साइड करेगा। इसका मतलब है व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ आर रिलेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वेज इक्वल टू वंस अगेन ए। तो ए क्या हो गया, ये वाला एक्सीलरेशन किधर जा रहा है, ए इज अगेन एक्सीलरेशन ऑफ एम ऑन वेज भी है, तो डबल एक्सीलरेशन हो गया। ये एक इधर जा रहा है और ये, और दोनों का रिलेशन क्या है, दे आर इन मैग्नीट्यूड सेम हो गया। अब चलिए मैं इसकी एनालिसिस की बात करता हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। लेट अस सपोज दिस टेंशन इज ए टी, तो यहाँ पर भी टेंशन कितना हो जाएगा, दिस टेंशन इज ए टी, इस पर भी टेंशन क्या हो जाएगा, टी आ जाएगा। अब मैं सिर्फ ब्लॉक को टारगेट करूँगा और एक बार वेज को टारगेट करूंगा और एक बार ब्लॉक को टारगेट करूंगा। पहले मैं इस वेज को टारगेट कर रहा हूँ। सी दिस, व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस। एक फोर्स तो ये लग गया, आप यहाँ पर आ जाइए, पुली पर देखिए एक टेंशन फोर्स यहाँ लग रहा है, दूसरा ये इसी के साथ फिक्स है ना, तो आपका फ्री बॉडी डायग्राम, ये फ्री बॉडी डायग्राम किसका, ये भी सीखने की चीज़ है, पूरा न्यूटन्स लॉ में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता हुआ। फ्री बॉडी डायग्राम किसका है, ऑफ वेज है, बहुत आसानी से आप समझ गए। और भी कोई फोर्स लग रहा होगा, क्यों नहीं लगेगा, इस पर ग्रेविटी फोर्स लगेगा, mg लगेगा, और कौन सा फोर्स लगेगा, देयर इज ए नॉर्मल रिएक्शन सो कॉल्ड एन डैश, ये क्या लग रहा है, n लग रहा है, दिस इज अगेन द नॉर्मल रिएक्शन। और कोई फोर्स इसके ऊपर तो नहीं लगेगा। हाँ, दिस मूव्स विथ एन एक्सीलरेशन a, ये पूरा सिस्टम किधर जा रहा है, a एक्सीलरेशन से जा रहा है।
अगर मैं ये मानूं कि दिस इज थीटा, तो आप ऑब्वियसली देख सकते हैं दिस इज अगेन थीटा, क्योंकि ये दोनों हॉरिजॉन्टल है और ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो दिस इज अगेन थीटा। सो हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। एक नॉर्मल रिएक्शन इसके द्वारा, एक यहाँ पर से नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम ग्राउंड के द्वारा। टेंशन का दो कंपोनेंट्स है, एक टी इस साइड है, एक टी थोड़ा सा इंक्लाइंड है, और इस दिशा में अदर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, हम फ्रिक्शन इसको लिए नहीं है, स्मूथ सरफेस है। सो दिस इज द ऑल अबाउट। ए क्या है, मैंने ए को क्या माना, एक्सीलरेशंस ऑफ वेज है। एक्सीलरेशंस ऑफ वेज किसके रिस्पेक्ट में है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ये, मतलब एब्सोल्यूट एक्सीलरेशंस ऑफ ब्लॉक वेज है। आइए अब मेरा क्या है कि ये भाई किधर जा रहा है, हॉरिजॉन्टल दिशा में ना, तो आपका क्या दिमाग होना चाहिए कि भाई मैं सारी फोर्स को हॉरिजॉन्टल दिशा में कर लूँ, क्योंकि वर्टिकल तो जाने से रहा और यहाँ पर कोई फ्रिक्शन भी नहीं है, इसलिए इसको भी नहीं कैलकुलेट करना है, तो आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सारी फोर्स के कंपोनेंट को डाल लीजिए। तो ये तो पहले से ही हॉरिजॉन्टल है, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। इस mg का हॉरिजॉन्टल में कोई कंपोनेंट तो होने वाला नहीं है। चलिए अब किसका किसका होगा, एक t का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये t है, ये वाला t इस दिशा में है, तो इस दिशा में क्या हो जाएगा, t cos थीटा, और ये किस साइड जाएगा, इस साइड। तो ये दो कंपोनेंट फोर्स आ गया, n है, ठीक है, n की ये वैल्यू थीटा है, तो ये क्या 90 माइनस थीटा, इसलिए ये n साइन थीटा हो जाएगा, और ये किस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा। अब बात आइए, हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ एक्सीलरेशन, t एंड n साइन थीटा, वो दोनों एक हो गया, t प्लस n साइन थीटा, यहाँ पर आ गया, दिस इज t प्लस दिस इज n साइन थीटा। अब क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इसका कितना है ब्लॉक का, m, t, एक मिनट, n साइन थीटा, अब माइनस n, यहाँ पर हमारा आ गया माइनस t cos थीटा भी ना लेंगे, एक पीछे भी लग रहा है। दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग along the directions of acceleration, so mass time acceleration, this is second two questions. अब आप जरा सा चेक कीजिए कि हाउ मेनी अननोन्स आर देयर इन दिस। आप एक देख सकते हैं, टेंशन भी नहीं जानते हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन भी नहीं जानते हैं, और एक एक्सीलरेशन भी नहीं जानते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, अब मैं दूसरे को टारगेट करता हूँ, इसकी फ्री बॉडी लेते हैं। चलिए जरा सा आप इसकी फ्री बॉडी लीजिए, तो ये क्या स्थिति है भाई, ये तो बहुत स्पष्ट है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, वो कितना फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन इस साइड लग रहा है, किसके द्वारा लग रहा है, बाय द वेज ऑन द ब्लॉक, इसी का न्यूटन्स थर्ड लॉ से लग रहा है। ये इंक्लाइन है यहाँ पर थीटा एंगल से, इसकी एक ग्रेविटी फोर्स भी लग रहा होगा, mg भी लग रहा होगा, और कौन सा लग रहा है, एक टेंशन है जो ऊपर से खींच रहा है, ठीक है, और कोई फोर्स लग रहा होगा। आप स्पष्ट रूप से देखते हैं कि हाँ, एक फोर्स को ध्यान दीजिए कि अगर ये इस दिशा में मूव कर रहा है, तो ये वाला फंक्शन क्या आ गया आपके पास, पूरा के पूरा वेज एक्सीलरेटेड हो गया। इसलिए अब अगर आप इस फ्रेम पर रिलीज कीजिएगा, यहाँ पर कुछ भी जानने की कोशिश कीजिएगा एक्सीलरेशन का या न्यूटन्स का लॉ अलोंग दिस, हम अगर इस ब्लॉक को लिखेंगे तो ये तो एक्सीलरेटेड फ्रेम पर है, इसलिए एक सीडो लगा दीजिए। इसलिए सीडो क्या हो जाएगा, अपोजिट टू दिस, तो यहाँ पर एक सीडो भी लग जाएगा, किस दिशा में लगेगा, दिस इज m इंटू ए, इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर लीजिए, ये भी आपके पास सीडो लगा, दिस इज द m इंटू ए। अब ये क्या स्थिति है, ये वाला ब्लॉक किधर एक्सीलरेट कर रहा है, ये इस साइड डाउन द एक्सीलरेशन है, इंक्लाइन पर कितना है, ए रिलेटिव इक्वल टू ए अलोंग द वे हो गया। अब आप किस किस फोर्स को एनालाइज कीजिएगा, इस दिशा में लीजिए, कौन कौन कंपोनेंट आ जाएंगे, अब आराम से कर लीजिए। यहाँ पर अब कौन सी बात है, ये mg, इसकी कंपोनेंट हो जाएगा mg साइन थीटा, एक ये लगेगा mg cos थीटा, इससे आपको कोई अभी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपका एक्सीलरेशन इधर टारगेट हो गया। एक इधर भी लगेगा, वो क्या हो जाएगा, ma cos थीटा, कैसे, ये थीटा आपके पास ये वाला कितना आ जाएगा, ये भी थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, और इसका कंपोनेंट लेंगे ma cos थीटा, ये भी इस साइड आ रहा है और ये भी इस साइड आ रहा है, और एक t आ रहा है। सो व्हाट इज द नेट फोर्स, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, mg साइन थीटा, और बोलिए क्या होगा, एक इसका भी कंपोनेंट प्लस ma cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सीलरेशन, मास कितना है इस स्मॉल ब्लॉक का, m है, और एक्सीलरेशन रिलेटिव कितना है, दैट इज ए, मैंने वो आपको बताया था ना, वो कांस्टेंट रिलेशन से हो गया, यहाँ पर mm कट जाएगा आपका। अब आपके पास क्या बचता हुआ, g साइन थीटा प्लस a cos थीटा इज इक्वल टू a। अब आपके पास आ जाइए, कितने अननोन है यहाँ पर, दो अननोन हो गया, एक कौन हो गया, t अननोन है, और एक क्या है, a अननोन है। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें कितना अननोन है, सिर्फ a अननोन है।
आप बेशक ए की वैल्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? दो अननोन और दो इक्वेशंस हैं, तो इसकी टीज की वैल्यूज़ को अननोन को इलिमिनेट करेंगे एंड बी। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ है, माइनस टी इसमें छूट गया ना हमारा, माइनस टी। कौन सा? ये वाले फोर्स को ध्यान नहीं दिया हम लोग, केवल इसको ले लिए, एक माइनस टी लीजिए। अब आइए इस इक्वेशंस का नाम हम लोग क्या लिखेंगे? विथ माइनस टी इक्वल टू ए, इक्वल टू ए। अब आपके पास ये दो इक्वेशंस हो गया 2 and 3। विद द हेल्प ऑफ 2 and 3, विद द हेल्प ऑफ 2 and 3 सॉल्व ए। आपको आसानी से ये निकल जाएगा एंड टेंशन भी निकल जाएगा। इस तरह से आपने प्रॉब्लम बनाया। अब प्रश्न ये था कि यहाँ पर सीडो फोर्स को कहाँ और क्यों इस्तेमाल किया गया। ये देखिएगा, जब आप इस ब्लॉक की एनालाइज करते हैं और आपका टेंडेंसी क्या है कि इस पर कितना एक्सीलरेशंस होगा, क्योंकि इक्वेशन तो आप इसी प्लेन पर लिखना पसंद कीजिएगा, तो आपका रिलेटिव एक्सीलरेशन चाहिए था यहाँ पर, मतलब इस फ्रेम पर आपका क्या स्थिति है। अब ये फ्रेम क्या था, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तो एक्सीलरेटेड फ्रेम है, तो यहाँ पर इस फ्रेम को जब इनर्शियल कीजिएगा तभी तो न्यूटन्स लॉ लगाएंगे, इसलिए मैंने सीडो का इस्तेमाल कर दिया। जैसे ही सीडो का लगाएं, ये फ्रेम क्या आ गया? इनर्शियल पर आ गया। अब आप इस डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया। कब इस्तेमाल किया? जब मैंने सीडो फोर्स को लगा दिया। नेक्स्ट, यस माय डियर स्टूडेंट्स, एक और प्रॉब्लम मैं आपके साथ लेके चलना चाहता हूँ। कॉन्सेप्ट को और भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, एडवांस प्रॉब्लम्स है, आपके लिए भी एक चैलेंजिंग है और मैं इसे आपके सामने सॉल्व करूँगा। सबसे पहले क्या है, ये आप देख सकते हैं, एक स्मूथ सरफेस पर ये एक वेज रखा हुआ है हैविंग द पुली अरेंजमेंट एंड लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा। मैं इसे मान लेता हूँ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यस, अब क्या है कि एक मास को स्मूथ पर रखा गया है और इससे रिलेटेड पुली के द्वारा एक दूसरी मास को लटका के रखा गया। ऑल आर मूवेबल, M1 मूव करेगा, M2 भी मूव करेगा और M3 भी मूव करेगा। अब M3 किधर मूव करेगा और क्यों मूव करेगा? क्या M3 पर कोई डायरेक्ट फोर्स लग रहा है? डायरेक्ट तो कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, तो कहिएगा आप M3 क्यों मूव करेगा? करेगा बच्चे, क्यों कि अब आइए इसकी कंपोनेंट को आप लेते हैं तो एक mg डाउनवर्ड लगेगा, उसका एक कंपोनेंट क्या लगेगा? m2g साइन थीटा डाउन लगेगा और m2g कॉस थीटा इस साइड लगेगा। यही जो तिरछा फोर्स जो m2g कॉस थीटा का लगेगा, जिसके कारण ये फोर्स, ये ब्लॉक जो है इस दिशा में मूव करने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसे मूव कौन कराएगा? द इंक्लाइंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द m2 ऑन द इंक्लाइन, जो इसे इस दिशा में जाएगा उसका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट आ जाएगा। चलिए, अब ये तय हो गया कि ये मूव करेगा। लेट अस सपोज इट हैज एन एक्सीलरेशन a2 m3 का, लेट अस a1 हैज एन एक्सीलरेशन ऑफ m1। अब क्या होगा? m2 का एक्सीलरेशन क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर आइए, वी अप्लाई कांस्टेंट्स रिलेशन। कांस्टेंट्स रिलेशन, क्या रिलेशंस लेंगे? क्योंकि अब जब तक ये एक इक्वेशन छूट गया तो गया प्रॉब्लम हमारे हाथ से। क्या कहता है कि भाई मैं इसको अगर a2 एक्सीलरेशन से इधर ले जाऊं तो ये डिस्टेंस मेरा कितना कवर करेगा, और जो डिस्टेंस ये कवर करेगा सर्टेनली ये डिस्टेंस इधर नीचे की ओर जाएगा। और ये पहले से ही a1 जा रहा है, तो ये अगर रुका हुआ भी रहेगा तो अगर ये a1 एक्सीलरेशन होगा, ये स्ट्रिंग टाइटली पैक्ड है, तो ये इस साइड चला जाएगा a1। अब लेकिन कहता है ये a2 से इधर चला गया तो एक्स्ट्रा लेंथ ये और कवर कर लेगा। कितना कर लेगा? a2। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? ये और तेजी से चला जाएगा, तो इसका एक्सीलरेशन क्या हो गया? a1 प्लस a2। a1 इसके कारण और a2 इधर जाएगा तो स्ट्रिंग फ्री हो जाएगा a2 के कोरस्पॉन्डिंग, और उसका नज़र क्या पड़ेगा? a1 प्लस a2 हो जाएगा। सो a1 प्लस a2 इज द एक्सीलरेशन किसका है? ऑफ m2। किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू वेज, आपके वेज के रिस्पेक्ट में आ गया। और वो भी किधर? डाउन द इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन, इंक्लाइन के डाउन में ये एक्सीलरेशन आ गया a1 प्लस a2। चलिए, अब हम लोग इसे कितना बार इसमें से सॉल्व करना पड़ेगा ये आप स्पष्ट समझ रहे होंगे कि एक बार मैं फ्री बॉडी डायग्राम इसका लूँगा, एक बार फ्री बॉडी डायग्राम वेज का लूँगा और एक बार फ्री डायग्राम इसका लूँगा। एक कंडीशंस तो मेरे पास आ ही चुका है कि इसका एक्सीलरेशन a1 प्लस a2 किस रिलेशन से लिया? मैंने कांस्टेंट्स रिलेशंस का प्रयोग किया इस ब्लॉक के एक्सीलरेशंस को निकालने के लिए, कांस्टेंट्स रिलेशन का। अब बारी आती है कि
कहाँ पर सीडो फोर्स लगेगा और क्यों लगेगा, और तीसरी बात यह है कि एनालिसिस कैसे करेंगे। आप जब यहाँ पर न्यूटन्स लॉ का प्रयोग कीजिएगा तो किस प्लेन पर कीजिएगा, ये देखिए ये फ्रेम क्या है, एक्सीलेटेड फ्रेम है। तो जब आप इस M2 का लीजिएगा तो सीडो आपको लगाना पड़ेगा। सीडो में कौन सा फोर्स लगेगा कंफर्म कीजिए, इसका एक्सीलरेशन कितना है इस फ्रेम का, इस दिशा में जा रहा है, आप देख सकते हैं A2 इसमें, इसीलिए सीडो फोर्स कितना और किधर लगेगा ये स्पष्ट हो गया, इसके ऊपर लगेगा सीडो फोर्स, और ये किधर लगेगा M2, और इसका एक्सीलरेशन इधर कितना है A2, तो M2 A2 इज द सीडो फोर्स, किसके ऊपर लग रहा है ऑन M, और इसका प्रभाव क्या होगा, किस फ्रेम है, ये वाला फ्रेम क्या है, एक्सीलरेटेड फ्रेम है। और जब भी आप न्यूटन्स लॉ लीजिएगा, इस पर लेना है तो थोड़ी लगाएंगे सीडो, इस पर लगाना है थोड़ी लगाएंगे सीडो, किस पर, ये चूंकि इनर्शियल फ्रेम पर है, ये भी किस पर है इनर्शियल, ये मास है एक्सीलेटेड का, और जैसे ही आप न्यूटन्स लॉ इस पर लगाइएगा तो इस पर आप या तो सीडो लगाइए या तो फिर आप इनर्शियल फ्रेम से आप कीजिए, तो बेटर होता है। मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी कभी इंक्लाइन प्लेन हो तो सीडो से ही बनाना बेहतर होता है कंपेयर टू इनर्शियल फ्रेम से। चलिए इतना सारा सुनने के बाद अब हम लोग तेजी से आगे बढ़ें। सबसे पहले इस इंक्लाइन को ले लीजिए, मैं इसी को टारगेट करता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही पर आता है। इस पर कौन सा लग रहा है, एक भैया ये लग रहा है, इसी कारण तो ये इधर जा रहा है। दूसरा क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है। कौन कौन टेंशन लग रहा है, एक टेंशन इधर लग रहा है, एक टेंशन इधर लग रहा है, ये वाला दो ठो टेंशन लग रहा है। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल है, ये थीटा है तो ये भी थीटा और ये भी थीटा आ जाएगा। और क्या लग रहा है, एक कंपोनेंट इसका mg लगेगा, ये वाले का m3g, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये स्मूथ सरफेस पर और डाउन कोई एक्सीलरेशन को होगा नहीं। हमारा टारगेट क्या है भैया कि इस दिशा में आप सारे फोर्स को निकाल लीजिए और तब उसका न्यूटन्स लॉ लगा दीजिए। काम आसान होता हुआ दिख रहा है, आप भी समझ रहे होंगे। इसका कंपोनेंट इधर लेंगे तो t cos थीटा, जैसे मेरे पिछले प्रॉब्लम में भी था, इसमें कर लेते हैं ये थीटा है तो इस दिशा में हो जाएगा n sin थीटा। नाउ ऑल द फोर्सेस आर रिजॉल्व अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और ये जो वेज है आपका इधर ही मूव करेगा। इसका मतलब है इधर वाले फोर्स कौन आ गया, n sin थीटा, तो t प्लस n sin थीटा। चेक कर लीजिए, दोनों को t आ गया और ये n sin थीटा, और पीछे कौन लग रहा है, माइनस t cos थीटा। दिस मस्ट बी इक्वल टू मास, मास कितना है m3, और एक्सीलरेशन इसका क्या है a2। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। पहले तो आपको ये इक्वेशन लिखना सीखिए, करेक्ट, यहाँ तक तो एकदम आ गया। दूसरा अब इसको लिखिए, दो पहले टफ वाले को लिखिए, ये तो बहुत आसान है, इसको लिखिए। देखिए मैं इसका जरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ पर आ जाइए, ज़्यादा आसान। पहले तो थोड़ा इंक्लाइन दे दीजिए ताकि आपको फोर्स रिजॉल्व करने में बनेगा। अब आपके पास आ जाइए, ये ब्लॉक, छोटा सा ब्लॉक आ गया, ब्लॉक की मास है m2, आप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक सीडो फोर्स पहले से ही लग रहा है, कितना लग रहा है, m2 a2, कोई दिक्कत नहीं है, m2 a2। एक फोर्स पहले से लग रहा है, कौन सा लग रहा है, ग्रेविटी, कितना लगेगा, m2g, ये लग रहा होगा, ठीक हो गया। एक कौन सा लग रहा है, टेंशन लग रहा है, वो किधर खींच रहा है, ऊपर खींच रहा है। कोई और है, देख लीजिए कौन लग रहा है, सीडो का मैंने ले लिया, m2 टेंशन का ले लिया, ग्रेविटी का ले लिया, और एक नॉर्मल रिएक्शंस, ये इस दिशा में नॉर्मल रिएक्शंस लगता है, वही नॉर्मल रिएक्शन, ये वाले नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट उसका न्यूटन्स थर्ड लॉ के मुताबिक। अब आपको किस दिशा में रिजॉल्व करना है, दिमाग आपके पास आएगा कि आप चक्राने भी लग सकते हैं, करें तो क्या करें, अरे कुछ नहीं करना है, जिस दिशा में ये स्लाइड करेगा उसी दिशा में ना रिजॉल्व फोर्स कर लेंगे। तो इस दिशा में सारे कंपोनेंट को लीजिए, और अच्छी तरह जानते हैं कि इट इज गोइंग डाउनवर्ड, इस दिशा में लेंगे। एक तो ऑलरेडी रिजॉल्व है, इसका कोई रिजॉल्व इसके इंक्लाइन पर हमारा लेना पड़ेगा, और इसका लेना पड़ेगा। n का तो कोई रिजोल्यूशंस नहीं आएगा क्योंकि परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन है, इस दोनों का आएगा। चलिए ये वाला कितना आ जाएगा, पहले तो इसको टारगेट कीजिए, m2g sin थीटा, ये तो बहुत सी सिंपल चीज़ होता है, m2g sin थीटा, और ये किधर लग रहा है, डाउन। इसका भी एक इंक्लाइन से ले लेंगे, ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये थीटा है, ये भी थीटा आ जाएगा, और इस दिशा में कितना हो जाएगा, m2 प्लस ऐड कर दीजिए, m2 a2 cos थीटा, और ऊपर में कितना लग रहा है, टेंशन। तो डाउनवर्ड फोर्स में आपका क्लियर हो गया। लिखिए इक्वेशन क्या है, डाउन द इंक्लाइन ज़्यादा फोर्स है, ये वाले फोर्स लिखिए, मैं लिखता हूँ m2g sin थीटा प्लस m2 a2 cos थीटा माइनस t, चूंकि t ऊपर लग रहा है, यहाँ तक आ गया। नेट फोर्स, मास टाइम एक्सीलरेशन, मास कितना है इसका, m2 है, और एक्सीलरेशन क्या है, डाउन द इंक्लाइन, ये वाला विथ रिस्पेक्ट टू वेज a1 प्लस a2। ये इक्वेशन का नाम आप कितना देंगे, कितने पर हम लोग आ गए हैं, दूसरा इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन था, दिस इज द सेकंड इक्वेशन।
अननोन कितना है जरा सा टारगेट कीजिए, तो आपके पास 3 अननोन यहाँ पर आ रहा है, आप चेक करते जाइए। एक A1 नहीं जानते हैं, एक A2 नहीं जानते हैं और एक टेंशन नहीं जानते हैं। नो वेयर नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पर कोई भी नॉर्मल रिएक्शन का मेरे पास यहाँ पर एक छूटा हुआ फोर्स है, यस T, ये वाला फोर्स हो गया एक T cos थीटा, एक N sin थीटा। यहाँ पर आपके पास एक छूटा हुआ फोर्स है, इसको भी ज़रा सा गौर कर लीजिए, यस देयर इज ए फोर्स N sin थीटा। क्यों ऐसा? मूवमेंट किस साइड ले रहा था? इस साइड में। कौन कौन सा फोर्स था? एक T था, मैंने यहाँ T लिया। दूसरा फोर्स था इस साइड और जा रहा था, वो कौन सा फोर्स था? T उस साइड जा रहा था, माइनस T cos थीटा। एक फोर्स मेरा इधर भी था, दैट इज ए N sin थीटा, दिस मस्ट बी इक्वल टू M3 इंटू A2 एक्सीलरेशन। अब ये कंप्लीट हो गया। तो एक इक्वेशन ये था मेरे पास, जिसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन दे रखा हूँ, और एक दूसरा इक्वेशन आ गया। अब आप आइए किसको टारगेट करेंगे? इसको टारगेट कीजिए। इसकी फ्री बॉडी डायग्राम को आप लिखिए। सबसे आसान तो यही आपके पास है, ये इधर जा रहा है, कितना है? टेंशन है और मास कितना है? M1 है और एक्सीलरेशन A1 है। इसकी इक्वेशन लिखेंगे, नेट फोर्स क्या है? T, इस दिशा में सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, मास कितना है? M1 और एक्सीलरेशन से A1। थर्ड इक्वेशन, हाउ मेनी इक्वेशंस आर देयर? अभी तक पर आप जरा काउंट कीजिए तो आपने कितने इक्वेशंस लिखा? यस 1 2 3। जरा से एक बार और काउंट किया, हाउ मेनी अननोन्स आर इन्वॉल्व? देयर इज ए T, यस देयर इज ए N2 A1 A2। हाउ मेनी इक्वेशंस? 3 इक्वेशंस। हाउ मेनी अननोन? 4। देयर इज ए 1 मोर इक्वेशंस यू नीड। अब मैं यहाँ से क्या करूँ? एक और इक्वेशंस को आपको चाहिए। आप आ जाइए इसी पर, यहाँ पर से आप इसको जरा सा एनालाइज कीजिए अलोंग दिस डायरेक्शन, क्योंकि मैं इस दिशा में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं देख रहा हूँ, है ना। इस दिशा में जो भी मूवमेंट इस ब्लॉक का डाउन है, इस दिशा में कोई भी नहीं है। तो ये M2 है, इसकी कंपोनेंट इस दिशा में क्या होगी? M2G sin थीटा। यहाँ पर लिखें, इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? M2G cos थीटा। और अगर इसका कंपोनेंट को इस साइड लिखेंगे, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो M2 A2 sin थीटा। ये आपके पास आ गया। तो अब आपके पास कौन कौन सा फोर्स आ गया? एक N, यस फोर्थ इक्वेशन, N प्लस M2 A2 sin थीटा, M2 A2 sin थीटा, जो सीडो फोर्स के कंपोनेंट्स आ गए, M2 A2 sin थीटा। M2 A2 क्या था? सीडो फोर्स है, सीडो फोर्स। मैं वहाँ पर भी लिखा हूँ M2 A2 सीड, यहाँ पर भी कर दिया। ये दोनों फोर्स आ गए और ये किसके बराबर हो गया? ये बराबर हो गया M2G cos थीटा, M2G cos थीटा। दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। हाउ मेनी अननोन्स आर देयर? देयर आर 4 अननोन्स। कौन कौन से हैं? T है, N है, A1 है और A2 है। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये इक्वेशंस, और आपके पास चौथा इक्वेशंस, ये इक्वेशंस आ गया। हाउ मेनी इक्वेशंस? एक बार फिर से चेक कर लीजिए। दिस इज द 1 इक्वेशन, दिस इज द 2 इक्वेशन, दिस इज द 3 इक्वेशन एंड दिस इज द 4th इक्वेशन। विद द हेल्प ऑफ 4 इक्वेशन, लीनियर समल्टेनियस इक्वेशंस को यूज़ करेंगे, मेथड ऑफ एलिमिनेशन को यूज़ करेंगे एंड वी कैन सॉल्व इट। मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ और आप भी कर सकते हैं। मेरा समय जाएगा और आपका भी कीमती समय जाएगा। ऐसे सिंपल कैलकुलेशंस आप खुद भी कर सकते हैं। जो मेन चीज़ था कि क्या आपने इस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स के क्रक्स को पकड़ा कि कहाँ पर सीडो लगाना है, कैसे न्यूटन्स लॉ लगाना है, किस जगह पर, यहाँ पर क्यों नहीं मैंने सीडो फोर्स लगाया, क्यों नहीं इसके एनालिसिस पर सीडो फोर्स लगाया, क्यों इसके एनालिसिस पर ही सीडो फोर्स लगाना मैंने अनिवार्य समझा, क्यों नहीं मैं इसको इनर्शियल फ्रेम से ही बना दिया, क्योंकि ये जो प्लेन है इंक्लाइंड है और जिस भी किसी इंक्लाइंड प्लेन पर ब्लॉक रखा हो, सीडो इज द बेस्ट ऑप्शन टू सॉल्व इट। नेक्स्ट एक बार जरा इस क्वेश्चन को देखिए। ये तो अपने आप में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको कई चीज़ सीखने का मौका लगता है। नंबर 1 कांस्टेंट्स रिलेशन। कांस्टेंट्स रिलेशंस का क्या मतलब है कि अगर इस ब्लॉक की बात करें, अगर ये ब्लॉक इस साइड मूव करता है A1 एक्सीलरेशन से, ये जो छोटा मास M2 देख रहे हैं ये नीचे जा रहा है A2 एक्सीलरेशन से, और मैंने भी ये माना A3 एक्सीलरेशन से, तो इसमें क्या क्या आपके पास अननोन है जो आपको टारगेट करके निकालना है? देयर आर 3 अननोन्स। कौन कौन? A1 A2 एंड A3। ये आपके पास अननोन है। आपको इसी तीनों की वैल्यूज़ को निकालना है पूरे प्रॉब्लम्स में। आपके पास क्या क्या दिया हुआ? 3 मास दिया हुआ, ये एंगल है और ये मूवेबल है। ये आप अच्छी तरह से, ये कोई फिक्स नहीं है पुली, दिस पुली मूव्स अलोंग विद दिस वेज। हाँ ये फिक्स है एंड दिस इज फ्री टू मूव। तो ये पूरे प्रोसेस समझ में आ गया। अब देखिए एक एक चीज़ को देखिए। सबसे पहला मन में डाउट आता है कि भाई ये वाला जो ट्रायंगल वेज है ये क्यों राइट साइड मूव कर रहा है विथ A एक्सीलरेशन से या A1 एक्सीलरेशन से।
तो यहाँ पर स्पष्ट है इसे कौन खींच रहा होगा। तो ज़रा सा आप इस पर ज़रा टेंशन का डायरेक्शन देखिए तो क्या होता है, दिस इज द टेंशन डायरेक्शन एंड दिस इज द टेंशन डायरेक्शन, दिस इज द टेंशन डायरेक्शन, हेयर इट इज द टेंशन टी एंड हेयर इट इज द टेंशन टी। अब प्रश्न ये उठता है, जैसे ही इस वेज को आप लेते हैं, एक बार करके देखिए, मैं उस वेज को एक बार पुनः आपके सामने लाता हूँ। देखिए मैंने एक छोटा सा सैंपल बनाया इस वेज का, और इस पर ये देखिए एक फोर्स ये लग रहा है टी, फ्री बॉडी डायग्राम, इस पर लग रहा है टी, क्योंकि ये वेज क्या है, पार्ट ऑफ द, ये पुली क्या है, पार्ट ऑफ द वेज है, एंड दिस इज केप्ट ऑन ए स्मूथ सरफेस। देख सकते होंगे। अब क्या होगा, ये राइट साइड मूव करना स्टार्ट करेगा बिकॉज ऑफ दिस टेंशन फोर्स, ये इसे खींच लेगा। m1 है, लेट अस सपोज इट मूव्स विथ एन एक्सीलरेशन a1, यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये t एक्सीलरेशन है। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ हटता हूँ, ये देखिए ब्लॉक है जो इसको टच करेगा, और ये फ्रेम क्या है, जो ये फ्रेम आप देख रहे हैं, ये फ्रेम आपका एक्सीलरेटेड फ्रेम हो गया, ये वाला फ्रेम एक्सीलरेटेड, क्योंकि ये ब्लॉक ही एक्सीलरेटेड है इसलिए ये एक्सीलरेटेड फ्रेम हो गया। और यहाँ पर जब भी आप न्यूटन्स लॉ इस ब्लॉक को लिखिएगा तो ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, एक्सीलरेटेड फ्रेम, तो यहाँ पर आपको एक सीरो फोर्स लगाना पड़ेगा। सीरो फोर्स किस पर लगेगा, क्योंकि ये जा रहा है इस साइड जा रहा है ना, इसलिए सीरो फोर्स इसको दबा के रखेगा। तो यहाँ पर अगर आप ले लीजिए इस ब्लॉक को अलग से, तो एक्सीलरेशन इस साइड जा रहा है a1, इसलिए इस पर सीरो कितना लगेगा, मास है m2 और a2, और तब इसके कारण यहाँ पर से ये इसको क्या करेगा, इस साइड नॉर्मल रिएक्शन दे देगा, और उतना ही नॉर्मल रिएक्शन ये खुद भी ले लेगा। क्योंकि देखिए क्या हुआ, आप इसको इनर्शियल फ्रेम में ले लीजिए, क्योंकि a1 एक्सीलरेशन से जा रहा है, हमने किधर सीरो लगाएंगे, पीछे की ओर, तो ये जरूर इसका रिएक्शन देगा, तभी तो ये हमारे पास रेस्ट में आ जाएगा। रेस्ट किस फ्रेम से, विथ रिस्पेक्ट टू एक्सीलरेटेड फ्रेम। यही चीज़ को समझने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को डिज़ाइन किया है। चलिए, तो यहाँ पर एक इक्वेशन आप आराम से लिख सकते हैं, इसमें क्या हो सकता है, ये वाला, और इसकी एक्सीलरेशन नहीं जा रहा, आप ये नहीं सोचिएगा कि इस पर कोई एक्सीलरेशन इस साइड मूव करेगा, तो n मस्ट बी इक्वल टू m2 a2, लेट अस सपोज दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। पहले मैंने इसे ही सॉल्व कर दिया, अब बारी इसकी आती है। यहाँ n की वैल्यूज तो आपके पास आ ही जाएगा, हम उसकी चिंता भी नहीं करेंगे। हमारा ये है कि ये इस साइड मूव करता हुआ, और इसकी फ्री बॉडी इक्वेशंस को लिखेंगे। एक ग्रेविटी फोर्स भी जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है, m1g आएगा। एक इससे भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n डैश, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा मूवमेंट किस दिशा में हो रहा है, इस दिशा में। और इसकी एक्सीलरेशंस को मैंने कितना लिया, a1 लिया। इक्वेशंस लिखिए तो क्या होते हैं। अब एक बात और भी मैं बताता हूँ, क्या कॉन्स्टेंट्स रिलेशंस इस एक्सीलरेशन और इस एक्सीलरेशंस और इस एक्सीलरेशंस, क्या तीनों एक्सीलरेशंस के बीच में कोई रिलेशनशिप हो सकता है? यस, देयर कैन बी। मैं उसको जरा सा एनालाइज करता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। ये ब्लॉक क्या है, a1 से मूव करता है, तो ये जो पुली का पार्ट भी है ये a1 से मूव करेगा, इसको स्ट्रिंग को क्या करेगा, लेंथ को कम करने की कोशिश करेगा। ये वाला क्या हो रहा है, ये नीचे जा रहा है, इस स्ट्रिंग को बढ़ाएगा, इस लेंथ को क्या करेगा, कांस्टेंट्स रिलेशंस का मेरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आप यहाँ पर स्पष्ट हो जाइएगा। ये नीचे जाएगा तो ये लेंथ क्या है, एक कांस्टेंट लेंथ है, उसको कौन बढ़ा रहा कौन घटा रहा है, इससे कांस्टेंट रिलेशन। तो ये पॉइंट का मैंने एक्सीलरेशन क्या दिया, नीचे, तो ये घटाएगा, आप सॉरी ये बढ़ाएगा, तो ये प्लस a2 हो जाएगा। पहला बात, ये पॉइंट क्या कर रहा है, ये पॉइंट अपनी जगह पर है, मूवमेंट किस साइड ले रहा है, ये किस साइड जा रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, इसका कोई रोल नहीं आता है। हाँ, दूसरा ये देखिए, इसकी मूवमेंट किधर जा रहा है, ये वाला पॉइंट किधर मूव कर रहा है, इस साइड जा रहा है, ऊपर, ये ऊपर जा रहा है, तो इसके लेंथ को कम करेगा। ये पॉइंट का कोई भी इसकी यूज नहीं हो रहा है, ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रहा, काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर क्या करेगा, ये इस साइड आगे बढ़ रहा है, तो इसके लेंथ को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो ये माइनस a1 आ जाएगा, क्योंकि ये वाला सिस्टम इस साइड जा रहा है, इसको लेंथ को माइनस a1 करेगा। ठीक है, ये लेंथ क्या है, फिक्स है, ये पॉइंट, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन ये वाला क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है, इसकी लेंथ को इंक्रीज करेगा, इसलिए प्लस a3 हो जाएगा, और ये सारा लेंथ कांस्टेंट है, वो 0 हो जाएगा। इससे आपके पास एक इक्वेशन और आ गया, a1 मस्ट बी इक्वल टू a2 प्लस a3, आई कॉल इट इक्वेशन 2। पहला इक्वेशन मैंने ये दिया, दूसरा, दो इक्वेशन तो मैंने आपको टारगेट करके लिख दिया। एक इक्वेशन इससे लिख दीजिए, इससे कैसे लिखिएगा, आपका किस दिशा में मूवमेंट है, इस दिशा में मूवमेंट है, t माइनस n, t माइनस n मस्ट बी इक्वल टू मास टाइम एक्सीलरेशन। इसकी मास कितना है, m1, और इसकी एक्सीलरेशन इस दिशा में कितना है, a1। इक्वेशन 3 आ गया आपके पास। ठीक है, अब आपके पास चौथा इक्वेशन है, इसको टारगेट कीजिए, ये वाला ऊपर नीचे जा रहा है, यहाँ पर किधर जा रहा है, ये नीचे की ओर जा रहा है,
नीचे की ओर कितना लग रहा है m2g, देखिएगा यहाँ पर किस साइड, ये वाला m2g माइनस टी ऊपर की ओर माइनस टी, m2g माइनस टी। इस दिशा में किधर एक्सीलरेशन से और कोई फोर्स, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं, फ्रिक्शन लेना नहीं है। आपके पास कितना लगेगा, नीचे की ओर जा रहा है m2 एंड दिस इज a2 एक्सीलरेशन, इक्वेशन 4। अब एक लास्ट उस इक्वेशन से लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये नीचे की ओर जा रहा है m3g माइनस टी, मास m3, एक्सीलरेशन a3, क्योंकि इसका एक्सीलरेशन a3 है एंड दिस इज इक्वेशन 5। अब जरा सा चेक कीजिए, हाउ मेनी इक्वेशंस देयर एंड हाउ मेनी अननोन्स आर देयर, a1 a2 a3, और क्या है टेंशन T, और क्या है इसमें कोई और सा अननोन, टेंशन T, यस नॉर्मल रिएक्शन and normal reaction. How many unknowns are there? 3, 4, 5 unknowns. आप देख सकते हैं 5 unknowns है। और अगर आप अगर ध्यान से देखिए how many equations are there, इसको डिलीट, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 5 equations and 5 unknowns। यहाँ पर आप लीनियर समल्टेनियस मेथड का यूज कीजिए एंड गेट ऑल द एक्सीलरेशन, टेंशंस एंड नॉर्मल रिएक्शंस, एंड इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो एक कॉन्सेप्चुअल है, आप इसे आराम से कर सकते हैं। पॉज कीजिए और कांस्टेंट्स रिलेशंस का इस इक्वेशंस को सीखिए। क्या मैं एक बार फिर आपसे डिस्कस करता हूँ, कैसे डिस्कस करूँगा देखिएगा। ये लेंथ पर से आपका एक्सीलरेशंस आ जाएगा पूरा इक्वेशन। कैसे, देखिए ये वेज जो मूव करता है उसका एक्सीलरेशन क्या है a1, इसका पार्ट के हर एक पार्ट का वेज का एक्सीलरेशन a1, तो इसका भी एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, इस लेंथ को कम करेगा। अब आते हैं हम लोग एक एक करके कौन किसको करता है। हमने क्या माना, ये ब्लॉक नीचे जाता है तो जो लेंथ का पूरा लेंथ का इस पार्ट को क्या करेगा, वो बढ़ाने की कोशिश करेगा, इसलिए a2 क्या हो जाएगा पॉजिटिव। बिल्कुल समझ में आ गया। अब ये पॉइंट को ले लीजिए, ये पॉइंट तो फिक्स पॉइंट है ना, नीचे और ऊपर तो ये पॉइंट नहीं मूव कर रहा है, तो इसका एक्सीलरेशन कुछ भी वैल्यू नहीं होगा। लेकिन ये पॉइंट किधर मूव करेगा, वेज के साथ पुली भी इस साइड जाएगा, तो इसके लेंथ को, ये जो लेंथ है इस लेंथ को कम करेगा, इसलिए ये माइनस आ जाएगा। अब आ जाइए इस पॉइंट की बात कीजिए, ये पॉइंट मूवेबल नहीं है, ना तो लेंथ को कम करेगा ना छुएगा, कोई इसलिए कुछ भी नहीं देंगे। ये भी लेंथ को कम बेसी नहीं करेगा, लेकिन ये पार्ट क्या कर रहा है, सर्टेनली दिस इज ए गोइंग डाउन, बिकॉज हमने इसे माना, तो इसकी लेंथ को बढ़ाएगा, प्लस a3 कर देगा। इससे ये कॉन्स्टेंट्स रिलेशंस आ गया। मैं इसे एक बार लिख दूँ, दिस इज कॉन्स्टेंट्स रिलेशन। कॉन्स्टेंट्स रिलेशन हर स्टूडेंट्स को इस बात के लिए ताकीद किया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है कि मेरे वीडियो को जरूर देखें, जो एक कॉन्स्टेंट्स रिलेशंस के ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम्स के साथ सॉल्व किया गया है, उसकी एप्लीकेशंस को सीख लेंगे और यहाँ इसकी अप्लाई करेंगे और इसके आंसर्स को आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, यस माय डियर स्टूडेंट्स, एक आपके पास और चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स है। ये कह सकते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम का बेहतरीन यहाँ पर आपको अच्छा समझाने की कोशिश किया जाएगा। ये भी आप देख सकते हैं कि कांस्टेंट रिलेशंस का भी प्रयोग किया जाएगा। आप ये भी देख सकते हैं कि सीडो फोर्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। एक साथ कई चीज़ों का इसमें इस्तेमाल होगा, और लेकिन सब में कॉन्सेप्ट भाई वही है। अब इसमें क्या होगा, आप ये बात को बढ़िया से समझिए कि ये ब्लॉक क्यों इधर जाएगा। क्या, जब मैंने इसमें दिया कि लेटस इट मूव्स a2 एक्सीलरेशन, ये वाले ब्लॉक को मैंने क्या किया, इस दिशा में a2 एक्सीलरेशन है। इस ब्लॉक के बारे में मैंने क्या बताया कि लेटस सपोज इट मूव्स विथ a1 एक्सीलरेशन, और इस पुलिस के बाद इस ब्लॉक के बारे में मैंने क्या दिया, a3 एक्सीलरेशन। ये नहीं वेज मूव करेगा चूंकि ये फिक्स है, और ये जरूर मूव करेगा। प्रश्न ये उठता है क्यों मूव करेगा, इस पर भी जरा सा बात कीजिए। ये टेंशन T, ये टेंशन T, एक ही स्ट्रिंग लाइट एंड स्मूथ है, ये T है, ये भी टेंशन T, ये भी T, एक ही स्ट्रिंग। पहली बात आ जाइए, जैसे ही आप इसको फ्री करते हैं, आप इस पर देखिए कौन सा फोर्स जिसको इस साइड खींचने के लिए तैयार है, ये वाला। ये दोनों तो कैंसिल करेगा, ये इसको जरूर खींच लेगा, ये वाला ब्लॉक नहीं जाएगा। और जैसे ही ये इसको इधर खींचेगा तो ये कुछ डिस्टेंस से रिलीज हो जाएगा, नतीजा क्या होगा, ये नीचे जाएगा, इसलिए इसका एक्सीलरेशन a3 माना। मैंने बेसिकली 3 एक्सीलरेशंस लिया। क्या लिया, ये जो 3m मास है उसका एक्सीलरेशन a2 है, इसका एक्सीलरेशन a1 है, और वो जो मास m है जो वेज के ऊपर है a3 है। इसमें टारगेट क्या करना है आपको, क्या क्या निकालने के लिए कहा, a1, a2 एंड a3 को आप बताइए कितना होगा। a3 क्या है, एक्सीलरेशंस ऑफ a3, खास करके मैं लिख दूं, a3 क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू वेज है।
डाउन द इंक्लाइन। अब आपको मैं सबसे पहले इंगित करा दूं, क्योंकि सीडो फोर्स की बात है, किस पर सीडो लगेगा कंफर्म कीजिए, किस पर सीडो लगेगा और किस पर नहीं लगेगा। ये क्या मूवेबल है? नहीं मूवेबल है, इस पर तो सीडो नहीं लगेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये फिक्स। ये वाला देखिए, ये क्या मूवेबल है? ये नहीं, यस ये पार्ट तो मूवेबल है। कितना है? 82 एक्सीलरेशन से, तो इस पर जरूर सीडो लगेगा, और लगेगा तो किधर? पीछे की ओर। चलिए एक एक करके मैं आता हूँ। सबसे पहले सीडो वाले का ही पार्ट को ले लीजिए, इस पार्ट को। इस पर सीडो कितना लगेगा? ये 82 एक्सीलरेशन से जा रहा है, इसका मास कितना है? 2m, तो पीछे की ओर कितना लगेगा? इसको लगा दीजिए सीडो फोर्स, 2m, और ये 82 है, मास टाइम एक्सीलरेशन, दिस इज सीडो फोर्स। F सीडो लगा 2m, और इसके लिए आपको क्या लगेगा? इस पर एक सपोर्ट के कारण आ जाएगा, क्योंकि इसको तो रुकना है ना। सीडो लगाने के बाद क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम में आ जाता है, तो इसको रुकना है, तो रुकना है, तो इसे कौन रोकेगा? n, इसलिए सीधा सीधी क्या हो जाएगा? n इक्वल टू 2ma2, पहला इक्वेशन। मैंने सबसे पहले सीडो फोर्स का इक्वेशन को ले लिया। अब बात करते हैं कांस्टेंट्स रिलेशंस की, उससे भी एक इक्वेशन हमें मिल जाना चाहिए। कांस्टेंट्स रिलेशन किसके किसके बीच में? एक्सीलरेशंस के टर्म में। कौन कौन है? a1, a2 एंड a3। ये रिलेशन देगा, एनालाइज कीजिए, देखिए बढ़िया समझिएगा। आपका स्ट्रिंग का लेंथ कितना है? यहाँ से यहाँ से यहाँ, उसी में तीनों एक्सीलरेशन इन्वॉल्व है। कैसा? सबसे पहले माना कि ये ब्लॉक है 3m, a2 एक्सीलरेशन से राइट साइड जाता है, तो इसका मतलब पुली का भी कितना एक्सीलरेशन हो जाएगा? इस साइड a2 हो जाएगा, क्योंकि पुली उससे अटैच है ना इस ब्लॉक से, तो वो तो उसी साइड जाएगा। अब बात कीजिए इस स्ट्रिंग की, देखिए सबसे पहले इस पॉइंट को लीजिए, ये पॉइंट आपका डाउनवर्ड जा रहा है, इसलिए इस लेंथ को बढ़ाएगा। इसलिए पहली बात आप -a1 ना करते हुए +a1 कीजिए, क्योंकि इस लेंथ को वो बढ़ाएगा। ये पॉइंट क्या करेगा? ये पॉइंट तो फिक्स है ना, ये पॉइंट थोड़ी जा रहा है, ये तो पुली के साथ अटैच है इस दिशा में, इसका कोई रोल नहीं है। इसलिए मैं चाहूँ तो इसे 0 पुट कर सकता हूँ इस पॉइंट के लिए। ये पॉइंट ले लीजिए, ये पुली के साथ इधर मूव कर रहा है, तो इस लेंथ को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, -a2 कीजिए, खत्म आ गया। ये पॉइंट क्या करेगा? ये तो फिक्स है ना, तो ये थोड़ी मूव कर रहा है, न घटाएगा न बढ़ाएगा। उसी तरह से ये पॉइंट क्या करेगा? आप अच्छी तरह से चेक कीजिए, ये भी तो पुली के साथ फिक्स्ड है, तो इसके लेंथ को न घटाएगा न बढ़ाएगा। इसको देखिए क्या करेगा? ये तो नीचे जाएगा ना, इस लेंथ को बढ़ाएगा, बढ़ाने के लिए प्लस आ जाएगा a3, और चूंकि टोटल लेंथ 0 होना है, टोटल लेंथ का हमारा कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। इसका मतलब हो गया a2 मस्ट बी इक्वल टू a1 प्लस a3। बेसिकली यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये दो चीज़ आप अगर समझ जाते हैं, सीडो फोर्स एंड कांस्टेंट्स रिलेशन, तो आपका फिर उसके बाद तो फ्री बॉडी डायग्राम और उसका इक्वेशंस लिखना है। अब बात करते हैं इस 3m ब्लॉक के लिए कैसा मूवमेंट होगा, इसका इक्वेशन को चेक कीजिए। हमारा इतना मेहनत करके आपको समझाने का एक ही कारण है कि क्या आप अच्छी तरह से फ्री बॉडी डायग्राम को लिख पाते हैं, उसमें एक्सीलरेशन को दे पाते हैं, और क्या इक्वेशंस भी इक्वली गुड लिख पाते हैं। अगर इन तीनों चीज़ों को आपने सही किया, प्रॉब्लम तो स्वतः बन जाता है। अब आप आइए, गलती से लोग क्या करता है, इसके पुली का ये पार्ट को छोड़ देता है। जैसे ही छोड़ेगा वो पूरे आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए आप बिल्कुल नहीं छोड़िए। और यहाँ पर टेंशन क्या है? T, और एक टेंशन नीचे भी है T। पहली बात ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, जब इसको इस साइड से सीडो फोर्स लगा था, तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से सपोर्ट दिया ये वाला, तो उसका रिटर्न नॉर्मल रिएक्शन तो आना ही आना है ना, तो ये नॉर्मल रिएक्शन आ गया। और कौन सा लगेगा? एक यहाँ से लगेगा ग्रेविटी फोर्स 3mg, और यहाँ से भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n', लेकिन ये दोनों का हमारा कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये मूवमेंट किधर कर रहा है? इस साइड, तो हमारा सारा फोर्स इस दिशा में काम करेगा। तो अब मेरे पास तो स्पष्ट हो गया, एक T लग रहा है, एक यहाँ पर भी T लग रहा है, और एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। चलिए बात करते हैं ये किस एक्सीलरेशन से जा रहा है, तो आपका ये a2 एक्सीलरेशन से जा रहा है। चलिए अब जरा ध्यान से सोचिए, मैं कौन सा इक्वेशंस का प्रयोग करूंगा? अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और नेट फोर्स क्या है? आगे की ओर खींच रहा है, ये पीछे की ओर कर रहा है, तो T माइनस n। मास कितना है? 3m है, और एक्सीलरेशन कितना है? a2 है। दिस इज द इक्वेशन 3। पहला ये इक्वेशंस मैंने आपको दिया था, दूसरा इक्वेशन ये दिया, तीसरा इक्वेशन ये दिया। चलो और कौन सा लेंगे भाई? इसका तो मैंने ये डायरेक्शन का नहीं लिया, ये वाला ब्लॉक क्या है? ऊपर नीचे भी मूवमेंट करता है, तो ज़रा सा उसको मास को लीजिए। कौन सा मास है? 2m मास है। किस डायरेक्शन में जा रहा है? नीचे की ओर। लेकिन इसको ऊपर कौन खींच रहा है? टेंशन। नीचे कौन खींच रहा है? 2mg। हाँ, इस पर एक फोर्स ये जरूर लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो व्हाट इज द नेट फोर्स दैट इज पुलिंग डाउनवर्ड? 2mg माइनस टी। 2mg माइनस टी, मास 2m, एक्सीलरेशन a1।
इक्वेशन 3। अब कौन सा इक्वेशन, कितना अननोन है, एक और इक्वेशन वहाँ से लिख सकते हैं, वो जो ब्लॉक आपका नीचे जा रहा है। इसकी बात करेंगे तो ये कितना लगेगा, यह डाउनवर्ड कितना लगेगा, mg cos साइन थीटा। इस पर मैंने सीडो नहीं लिया भैया, ये वाला आपका फिक्स्ड फ्रेम पर है तो सीडो कुछ नहीं लगेगा, तो इस पर दो ही फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है mg साइन थीटा माइनस टी, तो आप लिखिए mg साइन थीटा माइनस टी, मास टाइम एक्सीलरेशन, मास क्या है m और एक्सीलरेशन है a3, इक्वेशन 4। मेरे ख्याल से आपका सारा इक्वेशन आ चुका। 1 मिनट, 3 ये हो गया, इसे 4 कर दीजिए और इसे 5 कर दीजिए। एक एक करके चेक कर लीजिए हाउ मेनी इक्वेशंस। देखिए मैंने पहला इक्वेशंस ये वाला रखा, दूसरा इक्वेशन कांस्टेंट्स का रखा, तीसरा इक्वेशन यहाँ रखा, चौथा इक्वेशन तीसरा यहाँ रखा, चौथा इक्वेशन यहाँ, पांचवा यहाँ। हाउ मेनी इक्वेशंस आर देयर, 5। अननोन को चेक कीजिए कितने अननोन्स इस इक्वेशंस में है। एक देखिए n है और 18 तो एक्सीलरेशन का ही हो गया, a1 a2 a3, एक नॉर्मल रिएक्शन, एक टेंशन। सो हाउ मेनी अननोन्स, काउंट कीजिए 5। कौन कौन है अननोन्स, 5। कौन, a1 a2 a3, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन। इस सॉल्व को करने के लिए कितने इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, 5। तो 5 इक्वेशंस भी है। इस तरह से आप इसको लीनियर समल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व कर लीजिएगा। मेरा सिंपल कैलकुलेशन आपको सिखाना नहीं है, वो आप ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मेरा कॉन्सेप्ट है कि क्या आपने सीडो फोर्स के एप्लीकेशंस को सीखा, क्या आपने कांस्टेंट रिलेशंस को सीखा, और जब आपने कांस्टेंट रिलेशन और सीडो फोर्स लगा दिए हैं तो क्या आपने बेहतर ढंग से उनका इक्वेशंस को लिखना सीखा। इन सभी बातों के लिए मैंने आज आपको 4-5 प्रॉब्लम से रूबरू कराया। उम्मीद करता हूँ आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बनता हुआ होगा। नेक्स्ट में आपको मैं पढ़ाऊँगा, सीडो का तो नहीं बताऊंगा क्योंकि सीडो मैं मानता हूं कि इतना जान लेने के बाद मोर देन एनफ है, आप किसी भी प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। अगले लेक्चर में मैं आपके पास आऊँगा व्हेन बहुत सारे ब्लॉक्स एक साथ मूव करते हैं इन ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और इन ए वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब लीनियर मोशन। अब मैं आपको इंक्लाइन नहीं दूंगा। अगर इंक्लाइन है तो सीडो इज द बेस्ट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, लेकिन अगर इंक्लाइन नहीं है, हॉरिजॉन्टल है, जैसा कि मैं आपको बताऊंगा ब्लॉक्स ओवर ब्लॉक्स की प्रॉब्लम्स पर, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। टिल देन आप रिवाइज कीजिए, एनालाइज। टिल देन गुड लक।